Exercise set 1.2 on the graph sheet. Mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark point from -7, to 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Using figure 1.5 आंसर दी गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ शीट के ऊपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन को ड्रॉ करना है। मार्क पॉइंट्स, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को मार्क्स करना है -7, 0 से लेकर 13, 0 तक। फिर आपने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट को मार्क्स करना है 0, 15 से 0, 12 तक। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर आपके पास इसी क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूजिंग फिगर 1.5 आपको एक 1.5 फिगर दी गई है। आंसर दी गिवन क्वेश्चन, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी को आपने आंसर करना है। क्वेश्चन आपके पास है 1, 2, 3 और 4, यानी कि ग्राफ को छोड़ के आपके पास 4 और क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर इन 4 क्वेश्चनों को बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, फिर हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। मैंने पहले ही बॉक्स गिन लिए थे और मैं लाइन में बाद में खींच रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करेंगे, पहले बॉक्स गिन लेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचनी है। उससे क्या होगा, आपका ग्राफ एक बार में बन जाएगा। आपको बार बार छोटा बड़ा होगा तो मिटाना नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। फिर हम ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन आपके पास है ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने मार्क्स करना है। तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हो जाएगी एक्स डैश एक्सिस। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में सभी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएंगी, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सभी वैल्यू आएंगी नेगेटिव। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास जॉइंट हो रही हैं, कट कर रही हैं, उसी को हम कहते हैं ओरिजिन। ये आपके पास है ओरिजिन, इसको नोट करना आपने ओ से। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस और यहाँ पर आपके पास ड्रॉ हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। ओरिजिन से हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे, सभी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होंगी, और ओरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे तो आपके पास सभी वैल्यूएँ आपके पास मार्क्स होंगे वह नेगेटिव होंगे। फिर मुझे पॉइंट करना है एक्स एक्सिस आपके पास है -7 to 0। तो ये आपके पास है 0, 0। ये आपके पास ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास 0, 0। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 हमने ड्रॉ कर दिए हैं ओरिजिन से -7, 0। फिर मुझे एक्स एक्सिस पे 13, 0 तक जाना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके पास आ गया 13। फिर आपने वाई एक्सिस में 0, -15 आपके पास
ओरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये आपके पास हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 13, -14 और हम -15 थोड़ा सा नीचे ले लेंगे क्योंकि ग्राफ के अंदर पूरा पूरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। फिर आपने 0,12 तक वाई एक्सिस पे पॉइंट को मार्क्स करना है। तो हम ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट लिख देंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था उसमें सिर्फ आपने ग्राफ को ड्रॉ करना था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, आपके पास ओरिजिन आ गया है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, टू 0, -7, टू 13, 0 तक आपके पास आ गए हैं। ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0, -15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। 0, -15 से आपने 0,12 तक भी आपने पॉइंट को मार्क्स करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका है आंसर। इसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को भी हम बारी बारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिया है -7,0 टू 13,0। तो अपने इन पॉइंटों के बारे में भी लिखना है, यानी कि मुझे सिर्फ पॉइंट को मार्क्स करके नहीं बताना है, इनकी सभी की वैल्यू भी लिख के बतानी है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1,0 ये पॉइंट हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा, 5,0 हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा, 7,0 हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा, 9,0 हो जाएगा, 10,0 हो जाएगा, 11,0 हो जाएगा, 12,0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 13,0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0, -6,0 और -7,0 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए। तो ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0, -5, 0, -6, 0, -7, 0, -8, 0, -9, 0, -10, 0, -11, 0, -12, 0, -13, 0, -14। नेक्स्ट मेरे हो जाएगा 0, -15। ऐसे ही हम एक्स एक्सिस के हमने लिख लिए हैं। वाई एक्सिस के हम ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें वाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12। तो अपने
सभी पॉइंट को मार्क्स कर दिया है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद हम 4 क्वेश्चन और करेंगे बारी बारी। हमने ग्राफ बना लिया है, अब चलते हैं बाकी के 4 क्वेश्चनों की तरफ। आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, प्लेस रिहांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। इसके अंदर भी आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अंदर आपने बताना है वेयर विल बी दी 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपके पास 3 पैर दिए गए हैं और चौथा पैर बताना है कि टेबल का हमने कहाँ रखना है। सेकंड क्वेश्चन है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फिर आपने बताना है कि जो आपने टेबल रखा है रूम के अंदर वह एक अच्छी स्पॉट है टेबल के रखने के लिए। फिर आपने बताना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आपने विड्थ बतानी है, लेंथ बतानी है, फिर आपने हाइट बतानी है कि आप क्या इसको बता सकते हो क्या नहीं बता सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया गया जो स्टडी टेबल आपके पास है रेक्टेंगुलर है। सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी सभी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर। आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास रेक्टेंगल जो होता है 4 साइडेड होता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है 4 साइडेड होता है। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह इक्वल और पैरेलल होते हैं और डायगोनल आपके पास होते हैं इक्वल और सभी एंगल आपके पास होते हैं 90 डिग्री के। यानी कि अगर इनके हम ए बी सी डी साइडों का नाम रख दें तो ए बी इक्वल होता है सी डी के और ए बी आपके पास पैरेलल भी होता है सी डी के। फिर आपके पास होता है बी सी इक्वल होता है आपके पास ए डी के और बी सी ही पैरेलल होता है आपके पास ए डी के। डायगोनल आपके पास सभी इक्वल होते हैं यानी कि ए सी और बी डी आपके पास इक्वल होते हैं। ए सी इक्वल आपके पास होता है बी डी के और सभी एंगल आपके पास 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी सभी आपके पास 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हमने बात कर ली रेक्टेंगल की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपके पास है सबसे पहले 3 फीट में से फर्स्ट आपके पास है 8,9। जो पहली वैल्यू दे रखी होती है एक्स की होती है, बाद वाली वैल्यू आपके पास वाई की होती है। यानी कि सबसे पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट को ढूंढना है जहाँ पर 8 वैल्यू है। तो ये है आपके पास डायग्राम। एक्स आपके पास 8 यहाँ पर है और जो वाई है वाई आपके पास है 9 यानी कि 8,9। 8 और y का 9 आपके पास है यहाँ पर। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 8,9 यहाँ पर। तो मैं पॉइंट लिख दूँ यहाँ पर 8,9। नेक्स्ट आपके पास है 11,9। x का 11 और y का 9 तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 11,9। नेक्स्ट आपके पास है 11,7। 11,7 तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट 11,7। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है कि आपने 4th फुट बताना है टेबल का कहाँ पर होगा। साथ में आपको हिंट दिया गया है आपके पास जो स्टडी टेबल है वह रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल की आपके पास प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिट दी गई हैं, हमें 4th फिट को ढूंढना है। तो हमें पता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं आपके पास इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ, इसी के पैरेलल मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, इसी के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास ये 4th फुट आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हमने डायग्राम के अंदर करना है। आपके पास डायग्राम है कुछ ऐसे। अब मुझे इन पॉइंटों को ज्वाइन करके 4th पॉइंट को ढूंढना है। सबसे पहले इन पॉइंटों को मैं कर देता हूँ ज्वाइन। ये हो गए ज्वाइंट।
अब मुझे इस साइड से पैरेलल एक और साइड लेनी है। ये मेरे पास लाइन आ गई है यहाँ पर, और इस लाइन से पैरेलल मेरे को एक और लाइन खींचनी है। तो मुझे 4th फुट मिल जाएगा। देखा आपने कि ये जो मेरे पास पॉइंट आ गया है, ये आपके पास आ गया है टेबल का 4th फुट। तो ये जो पॉइंट आपके पास हैं, पहले x के लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे y के, यानी कि 8,7। तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। मेन आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8,7। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन में से आंसर को लिखेंगे। द 4th फुट ऑफ द टेबल बी 8,7। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फिर कहता है कि ये बहुत अच्छी जगह है टेबल के रखने के लिए। चलो अब चलते हैं टेबल के पास। जो आपके पास टेबल आपके पास दिख रहा है, यह है एक खाली जगह पे लिखा हुआ है, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं रखा, वहाँ पर आपने इस टेबल को रखा हुआ है। साथ ही में आपके पास ये बेडरूम का डोर है और ये आपके पास बाथरूम का डोर है। जब मैं खोलूँगा दोनों डोरों को, ये कहीं पर इसमें भिड़ नहीं रहा है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो चारों तरफ है इसकी स्पेसिंग दी है। एक बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है, 2 यहाँ बैठ सकते हैं, एक यहाँ पर बैठ सकता है, 2 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। तो इसको हमने आंसर में कैसे लिखेंगे, वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, उसको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट का हम आंसर लिखेंगे यस, दिस इज गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल। दिस इज गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल। साथ ही में हम रीजन लिखेंगे कि अच्छी जगह है। क्योंकि ये बेडरूम और बाथरूम के डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। इट डज नॉट ब्लॉक द बेडरूम एंड बाथरूम डोर्स साथ ही में हैविंग स्पेसिंग अराउंड द टेबल, हैविंग स्पेसिंग अराउंड द टेबल। ये तो हो गया आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। जो आपके पास चैप्टर है, ये आपके पास XY प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम कहते हैं। इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस भी कहते हैं, उसको 2D स्पेस भी कहते हैं। अब हम मेन आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा है साफ साफ XY प्लेन है, यानी कि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है XYZ प्लेन, इसको कहते हैं 3D प्लेन, तो इसमें XYZ लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आप निकाल सकते थे। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ क्या आपके पास XY प्लेन है। x से आप निकालोगे लेंथ और y से आप निकालोगे विड्थ। तो सिर्फ आप ये लेंथ और विड्थ निकालने के लिए प्लेन है, ना कि ये हाइट निकालने के लिए प्लेन है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विड्थ की। जो आपके पास विड्थ है, यानी कि चौड़ा कितना है टेबल, चौड़ा आपके पास दिख रहा है कि चौड़ा मेरे पास है इतना। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस का डिफरेंस लेना है। तो हम इसको काउंट करके भी ले सकते हैं। आपको साफ साफ देख रहा है कि 1 और 2
2 यूनिट का आपके पास आंसर आ रहा है, यानी कि विड्थ आपके पास है 2 यूनिट। तो हम अपना अब इसको लिखना कैसे है हम उसके ऊपर बात करें। ये आपके पास हो जाएगा थर्ड पार्ट में आपके पास है विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 यूनिट, और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास विड्थ है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 9 - 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 7, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 यूनिट्स। फिर आपने निकालनी है लेंथ आपके पास होती है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो आपने डिफरेंस लिखना है। आप गिन के भी बता सकते हो 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेंथ ऑफ द टेबल डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। आपके पास डिफरेंस आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का। फर्स्ट वैल्यू के पास एक्स की होती है 11 - 8, 11 - 8, यानी कि आपको आ जाएगा 3 यूनिट्स। फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, आपने हाइट के बारे में बताना है। हाइट के बारे में आप नहीं बता सकते क्योंकि ये एक एक्स वाई प्लेन है, तो अपने रीजन देना है इन, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या थर्ड आंसर आपके पास है इन एक्स वाई प्लेन वी फाइंड width and length of the plane but cannot find height of the plane, cannot find height of plane। यही आपके पास 3 आंसर थे। तीनों क्वेश्चनों को अपने बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। आपके पास जो बाथरूम का डोर है उसका हिंज लगा हुआ है B1 पे, B1 पे आपके पास यहाँ पर ही हिंज लगा हुआ है, तो गेट आपका खुलेगा कुछ ऐसे करके। ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। क्या बाथरूम का डोर इस वार्डरोब को हिट करेगा? तो आपने आंसर बताना है। तो हमें सबसे पहले B1 और B2 के पॉइंट पता होने चाहिए। जो का B1 और B2 के पॉइंट हैं वह आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में आपको दे रखे हैं। तो B1 के जो पॉइंट आपके पास है 0,1.5 है और B2 के आपके पास पॉइंट है 0,4। हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकालेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 4 - 1.5 यानी कि 2.5 यूनिट आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो क्या हो जाएगा 4 - 1.5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 यूनिट। जो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर है अगर हम बात करें तो ये आपके पास है B1 B2। हम ब्रैकेट में B1 B2 भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया B1 B2। नेक्स्ट हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस
बिटवीन जो बाथरूम का डोर जहाँ पर हिंज लगा हुआ है और वार्डरोब कितनी दूरी पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये आपके पास ओरिजिन है और ये आपके पास एक्स एक्सिस पे 3 दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दी बाथरूम डोर एंड वार्डरोब आपके पास हो जाएगा 3 यूनिट। तो हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं बाथरूम डोर और वार्डरोब के बीच का। तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम डोर एंड वार्डरोब आपके पास आया 3 यूनिट्स। तो हम साथ में इनके पॉइंट भी लिख लेते हैं। पॉइंट आपके पास है OW1, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं OW1। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं गेट खोलता हूँ B2 की तरफ से खुलेगा तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर ये खुलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2.5 यूनिट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास 2.5 यूनिट होगा। कुछ ये जो गेट खुलेगा ये कुछ ऐसे करके ये गेट आपके पास खुलेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बाथरूम का गेट है ये वार्डरोब के साथ हिट नहीं कर रहा है। तो हम अपना आंसर में लिख सकते हैं। तो आपका मेन आंसर हो जाएगा कि OW1 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बाथरूम डोर एंड वार्डरोब इज मोर देन द B1 B2। B1 B2 आपके पास है विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर है। सो बाथरूम डोर will not hit wardrobe। एक आंसर तो आपके पास ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि are there any changes you would suggest if the door is made wider। अगर हम बाथरूम डोर को थोड़ा वाइडर कर दें तो आपको क्या क्या सजेशन इसमें आप दे सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बाथरूम डोर को थोड़ा बड़ा करें तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि आराम से आपका बाथरूम का डोर खुल जाए। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि हम वार्डरोब को D1 पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपके पास बेडरूम का डोर है। अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे आपका बेडरूम का डोर आराम से खुल जाएगा। तो पहला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा कि हम वार्डरोब को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और आपने अपने बाथरूम में देखा होगा कि जो डोर है बाथरूम का वो हमेशा अंदर की तरफ खुलता है, 99% अंदर की तरफ होता है। अब तो स्लाइडिंग भी आने लगे हैं, लेकिन जो बाथरूम का डोर है आपने देखा होगा आपके घरों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में सभी जो डोर होते हैं वो अंदर की तरफ खोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बाथरूम का डोर है अगर हम अंदर की तरफ खोलें, इनसाइड ही खोलें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान रखा ही नहीं है जिससे डोर को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तो हमने 2 पॉइंट इसके ऊपर लिख सकते हैं। पहला तो आपके पास होगा if the door made wider। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट, हम कर दें वार्डरोब को, शिफ्ट वार्डरोब स्लाइटली टू दी राइट साइड। सेकेंड आपके पास हो जाएगा हम बाथरूम का डोर इनसाइड ही खोल लें, ओपन बाथरूम डोर इनसाइड दी बाथरूम। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपके 2 आंसर थे, दोनों आप आंसर दे दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रियांस बाथरूम, जिसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है
What are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? बाथरूम के आपके पास 4 कॉर्नर दिए गए हैं, उनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फिर हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट निकालने आपको O के हैं, फिर F के हैं, फिर R के हैं, फिर आपके पास P के हैं। चलते हैं ग्राफ के ऊपर। आपके पास ग्राफ दे रखा है आपको, जिसके अंदर सबसे पहले आपने O ढूंढना है। कहाँ पर है O? आपके पास है यहाँ पर। जो कि O है वह है x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा है। ये होता है आपके पास ओरिजिन। ओरिजिन के आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी आपके पास 0 होता है। देखो x की वैल्यू 0 है, यहाँ से भी चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर लो, y की वैल्यू 0 है। तो यानी O कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0,0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की वैल्यू भी है 0 और y की वैल्यू भी है 0। नेक्स्ट चलते हैं f के पास। f सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। x ये आपके पास f है, आपको सामने दिया गया है एरो। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास है f का ही पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं x की वैल्यू। तो ये आपके पास है y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, कोमा, और आपने y की वैल्यू ढूंढनी है। y आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास y आ जाएगा 9। कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 0,9। फिर चलते हैं r के पास। r है आपका यहाँ पर। सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या पर है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, -6। तो हम x की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले -6, कोमा, फिर हमें y की वैल्यू लिखनी है। y आपके पास है 9। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,9। फिर हमें p के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। p आपके पास है यहाँ पर, ये आपके पास x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है। x आपके पास है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6, कोमा, y आपके पास है 0, y आपके पास है 0। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा आपके पास होती है 0। यही है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। आपके रियांस के बाथरूम के अंदर एक शावरिंग एरिया है, उसकी शेप बतानी है, साथ में ही आपने 4 कॉर्नर भी बताने हैं। तो आपके पास रियान का बाथरूम ये रहा, इसके अंदर आपके पास शावरिंग एरिया दे रखा है। शावरिंग एरिया के अंदर आप जो शेप दिख रही है ये आपको बताने की कौन सी शेप है, SHWR। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं SHWR के। सबसे पहले शेप के ऊपर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट के ऊपर। शेप आपके पास दिख रही है यहाँ से, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो आपके पास शेप दिख रही है कुछ आपके पास ऐसे करके ये शेप आई हुई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं ये आपके पास 90 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा, और साथ में ये भी आपके पास 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 डिग्री हैं और साथ में आपके पास ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी कि SHRW आपके पास हैं पैरेलल और SRHW आपके पास पैरेलल नहीं है। तो
हम चलते हैं अब शेप के पास। जो आपके पास शेप है यह एक ट्राइपीजियम की शेप है। ट्राइपीजियम की शेप जो भी होती है उसके अंदर होता है आपके पास बेसिक 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती हैं। आपके पास पैरेलल साइड आ गई, यानी कि आपके पास 2 SHWR, 2 जो आपके पास साइडें हैं वे आपके पास है पैरेलल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइपीजियम की प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो SH पैरेलल है RW के। फिर आपने बताना है कि ये ट्राइपीजियम आपके पास तो आ गया है, लेकिन कौन सा ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम आपके पास 3 तरह के होते हैं। पहला ट्राइपीजियम आपके पास होता है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम होता है। फिर आपके पास होता है स्केलन ट्राइपीजियम होता है। फिर आपके पास आता है राइट ट्रेपीजियम। स्केलन ट्रेपीजियम में एक तो आपके पास क्या होगा, पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगी। तो हम बना लेते हैं पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये आपके पास हो गया है एक ट्रेपीजियम जिसके अंदर मैं साइड ले रहा हूँ ABCD। AB पैरेलल है CD के, ये तो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी होगी, AB पैरेलल है CD के। साथ में आपके पास AD इक्वल होता है BC के, AD इक्वल होता है BC के। फिर चलते हैं स्केलन ट्रेपीजियम के अंदर। स्केलन ट्रेपीजियम क्या होता है, एक साइड तो आपके पास आ जाएगी पैरेलल, यानी कि अगर मैं बनाऊं एक स्केलन ट्रेपीजियम जिसके अंदर ABCD मेरे पास साइड हो गई है, जिसके अंदर AB पैरेलल है CD के, लेकिन इसके अंदर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CD नॉट इक्वल आपके पास आ जाएगा AD। फिर आपके पास आता है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम में आपके पास होगा कि 90 डिग्री है, तो ये कुछ मेरा ऐसे करके ये बनता है। एक तो कंफर्म है आपके पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे, यानी कि ABCD। AB पैरेलल होगा CD के, साथ में आपके पास एंगल A और एंगल D आपके पास हो जाएगा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A इजकल टू एंगल D इजकल टू 90 डिग्री। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि SHWR है वह एंगल S भी 90 डिग्री है और एंगल R भी आपके पास 90 डिग्री है। तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा राइट ट्रेपीजियम। साथ ही में आपके पास कोऑर्डिनेट पूछे गए SHWR के, तो आपने शेप बता दिया, शेप का आपका आंसर हो जाएगा राइट ट्रेपीजियम। फिर आपने बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, यानी कि SHWR के अपने कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलते हैं हम डायग्राम के पास। डायग्राम के पास ये रहा, तो हम कोऑर्डिनेट हमें अब बताने SHWR की। तो थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, चलो इतने में हमारे कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं S के पास। जो S है उसके लिए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सभी हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर हमें y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले x को ढूंढते हैं। x आपके पास है -6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6, y आपके पास आ जाएगा +6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6, 6। फिर h के पास चलते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे -3, y के आपके पास हो जाएंगे 6। फिर चलते हैं w के पास। w आपके पास x आपके पास हो जाएगा -2 और y आपके पास हो जाएगा 9। r के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे -6। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, y आपके पास है 9। तो SHWR के आपके पास सब कोऑर्डिनेट आ गए हैं। इन्हीं को हम अब नीचे लिख देते हैं।
यहाँ हमने SHW आ लिखा, S के कोऑर्डिनेट है -6,6, H के है -3,6, W के आपके पास -2,9, R के आपके पास है -6,9। यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपके पास, मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश मशीन एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस। आपको स्पेस को मार्क ऑफ करना है वॉश मशीन के लिए और टॉयलेट के लिए। आपके पास वॉश मशीन के लिए स्पेस दिया गया है 3 feet into 2 feet, और टॉयलेट के लिए जो कि स्पेस दिया गया है 2 feet into 3 feet दिया गया है। एक तो ये पार्ट हो गया, आंसर बताना है। फिर आपने इन्हीं के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, वॉश मशीन और टॉयलेट के। चलते हैं डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले हम वॉश मशीन ढूंढ लेते हैं। वॉश मशीन आपके पास ये रही और टॉयलेट आपके पास ये यहाँ पर दे रखा है। जो आपके पास वॉश मशीन है उसकी डायमेंशन आपको दे रखे हैं 3 feet into 2 feet। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में दी गई है वैल्यू, उसका हम मीनिंग समझते हैं। जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड है आपके पास, सबसे पहले लेंथ लिखी जाती है, फिर ब्रेथ लिखी जाती है, फिर आपके पास हाइट लिखी जाती है। ये 3D के अंदर है, लेकिन जो आपके पास चैप्टर है वह 2D के अंदर है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होंगी, सिर्फ हाइट आपके पास नहीं होगी। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आपके पास एक क्यूबॉइडल है, जिसके अंदर आपके पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, आपके पास है हाइट। ये आपके पास 3D के अंदर है, लेकिन मुझे क्वेश्चन दिया गया है 2D के अंदर, सिर्फ आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी गई है। तो यानी कि जो L होगा वो हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपके पास एक्स एक्सिस होगी, और जो कि ब्रेथ होगा अब आपके पास हो जाएगी एक वर्टिकल लाइन, जो कि बस होगी आपके पास वाई एक्सिस। जो ये कि आपके पास अंदर है ये 2D के अंदर है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास चैप्टर है ये आपके पास 2D के अंदर है, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके पास कहता है जो वॉश मशीन है वह आपके पास 3 feet है 2 feet है, लेकिन जो हमें डायग्राम दे रखा है ये ग्राफ के ऊपर आपको दे रखा है। तो मैं सबसे पहले लेट कर लूँगा, जो 1 यूनिट है मैं 1 feet के इक्वल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 1 feet इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। फिर हमें जो जो डिटेल दी गई हैं उनको मैं एक बार बड़े ही आसान तरीके से लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास दिया गया है वॉश बेसिन, फिर आपके पास है टॉयलेट। जो स्पेस आपके पास दिया गया है उनको भी लिख लेते हैं। जो वॉश बेसिन का स्पेस है वह आपके पास दे रखा है 3 feet into 2 feet है, और टॉयलेट का जो आपको स्पेस दिया गया है 2 feet into 3 feet। सबसे पहले अब चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर। जो वॉश मशीन है वो आपके पास 3 feet into 2 feet, मैंने लेट कर लिया है 1 feet इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 2 3, और फिर मेरे पास हो जाएगा 1 और 2, यानी कि मैं अब इसको मार्क ऑफ कर देता हूँ। ये आपके पास जो स्पेस आया है ये आपके पास आ गया है वॉश बेसिन का, मैंने मार्क ऑफ कर दिया है। फिर मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है। सबसे पहले हम P के ऊपर चलते हैं। P के में हम सबसे पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो हमारे पास हो जाएगा -6,0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा -6,0। नेक्स्ट मेरे पास है -3,0, तो इसको भी लिख लेंगे हम -3,0। नेक्स्ट मेरे पास है
-3 और (2). तो x का मेरे पास हो जाएगा -3 और y का मेरे पास हो जाएगा 2। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला, जो कि आपके पास है -6, (2), -6, (2) है। तो ये आपके पास हो जाएंगे। वॉश मशीन का स्पेस भी आपने मार्क ऑफ कर दिया और आपके पास कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब चलते हैं टॉयलेट के पास। टॉयलेट आपके पास है 2 फीट इंटू 3 फीट, हमने लेट कर लिया है। 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट। 2 फीट सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल में देना है, ये मेरे पास आ गया 2 फीट। फिर हमें वर्टिकल जाना है 3 फीट, 1 2 3। तो ये मेरे पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। अब मुझे पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ये वाला पॉइंट, जो कि बस -6 और 2 है। तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट। सबसे पहले मेरे पास आया है -6, (2), -6, (2). नेक्स्ट -6, (2) है। नेक्स्ट आपके पास है -4, (2), -4, (2). नेक्स्ट आपके पास है -4, (5), -4, (5). नेक्स्ट आपके पास है -6, (5), -6, (5). अपने स्पेसिंग भी कर दी टॉयलेट की, अपने कोऑर्डिनेट भी बता दें। यही है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम extends from point A to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. आपके घर के अंदर अदर रूम भी है, जो कि जो रियांस का रूम है वह लीड्स करते हैं फ्रॉम डाइनिंग रूम से। अगर ग्राफ के ऊपर देखें आप, तो रियांस का जो रूम है ये आपके पास है रियांस का रूम। ये है आपके पास डोर, यानी कि जैसे ही मैं इस डोर से बाहर की तरफ आऊँगा तो मेरे पास डाइनिंग रूम में एंटर हो जाऊँगा। फिर आपको डाइनिंग रूम के एक्सटेंड होने का हिंट दिया गया है, जो कि पॉइंट P से पॉइंट A तक है। जो डाइनिंग रूम है आपका वह है पॉइंट P से और पॉइंट A से। अगर मैं कॉर्नर की बात करूँ, मैं इस तरफ आ जाऊँ इस कॉर्नर से, तो ये आपके पास डाइनिंग रूम का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपको कहता है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। स्केच करना अपने डाइनिंग रूम को, फिर अपने कोऑर्डिनेट्स को भी मार्क करना है। तो डाइनिंग रूम अगर बात करें तो डाइनिंग रूम हमारा P और A के दोनों पॉइंट से नीचे की तरफ है। हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ग्राफ के अंदर हमने ये आपका P पॉइंट है और ये आपके पास A पॉइंट है। तो हमें इसके नीचे की तरफ जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये आपका डाइनिंग रूम है। तो पहले मैं पॉइंट को लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास है पॉइंट P और यहाँ आपके पास है पॉइंट A, और साथ ही में आपको दिया गया जो लेंथ है आपके पास डाइनिंग रूम की, वह है आपके पास है 18 फीट। 18 फीट को हम क्वांट कर लेते हैं एक बार चेक करने के लिए। पॉइंट P से पॉइंट A तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने चेक कर लिया जो मेरे पास P से A तक का जो डिस्टेंस है वह 18 फीट है।
फिर मुझे विड्थ में जाना है। विड्थ आपके पास है 15 फीट है, यानी कि अब मुझे काउंट करना है डाउनवर्ड 15 पॉइंट तक। जैसे मैं 15 पॉइंट तक काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो मेरे पास 15 पॉइंट आ रहा है बिल्कुल नीचे आ रहा है, जो कि आपके पास बाउंड्री है डाइनिंग रूम की। हमें कर देना है स्केच। फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि आपने कर देना है स्केच डाइनिंग रूम को। चलो मुझे पॉइंट मिल गए हैं, अब मैं इनको कर देता हूँ स्केच। तो यहाँ पर मेरे पास -15 है, तो यहाँ पर भी मेरे पास होगा -15। ए पॉइंट से मैं डाउन नोड की तरफ आ जाता हूँ। -15 को मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास -15 होगा, और ए पॉइंट से मैंने कर दिया। मैं पी पॉइंट से डाउन नोड की तरफ आ जाता हूँ। जो पी पॉइंट मेरा -6 पे है, तो -15 तक मुझे आना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझे सभी को ज्वाइन कर देना है। मैं P को ज्वाइन कर चुका हूँ। अब मैं A पॉइंट से डाउन नोड की तरफ, एक और पॉइंट है वहाँ पर भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो डाउन नोड की तरफ 2 पॉइंट हैं इनको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। स्केल मेरे पास थोड़ा छोटा हो गया है, आसानी के लिए मैं इसको 2 बार में ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब मुझे बताने हैं मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। सबसे पहले मैं स्केच कर देता हूँ। ये आपके पास हो गया स्केच। फिर आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनको भी आपने बताना है। पी ए आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन पॉइंट थे। अब मुझे यहाँ पर भी पॉइंट लेना है और यहाँ पर भी पॉइंट लेना है। आप ए ले चुके हो, बी ले चुके हो, सी ले चुके हो, डी ले चुके हो, अभी तक आपने ई पॉइंट लिया नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ई पॉइंट नहीं है। तो मैं ई पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और मैं एफ पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इनके लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर लिखा जाएगा, एक तो मुझे पी लिखना है, फिर मुझे ए लिखना है, फिर मुझे लिखना है ई, फिर मुझे लिखना है एफ पॉइंट। सबसे पहले पी के पास चलते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स आपके पास है -6, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -6 कोमा, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -6,0, यानी कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -6,0 हो जाएंगे। फिर मुझे ए की कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। वाई आपके पास है 0। फिर मुझे ई के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ई मेरे पास है एक्स, सबसे पहले एक्स चेक करेंगे। एक्स आपके पास है -6, तो मुझे यहाँ पर लिखना है सबसे पहले -6, और y आपके पास है यहाँ पर -15, तो मैं लिख देता हूँ -15। फिर मुझे f के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। f मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले मेरे पास होगी 12, तो मैं लिख दूँगा 12। फिर y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -15, तो मैं यहाँ लिख दूँगा -15। यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का है। ऐसे ही हम पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। सेकंड पार्ट, प्लेस अ रेक्टेंगुलर
5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. आपने डाइनिंग रूम के अंदर एक टेबल रखनी है, बिल्कुल सेंटर के अंदर वह होनी चाहिए। यानी कि जो डाइनिंग रूम का जो आपके पास सेंटर है और टेबल का जो सेंटर होगा वह एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल की। टेबल के लिए मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास है, एक टेबल है जो कि लेंथ आपको दे रखी है 5 फीट और विड्थ आपको दे रखी है 3 फीट। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ टेबल का, जिसके अंदर 5 फीट आपके पास है लेंथ और 3 फीट आपके पास है विड्थ। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ टेबल निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ टेबल निकालने का तरीका है कि हम, ये आपके पास है 5 फीट, तो आधा आधा कर लेते हैं। तो मेरे पास आएगा 2.5 और 2.5, यानी कि मैंने इस टेबल को बीच में से तोड़ दिया है। तो इस तरफ आपके पास आ गया है 2.5 फीट और इस तरफ आपके पास आ गया है 2.5 फीट। और विड्थ को भी हम बीच में से तोड़ लेते हैं। तो विड्थ मेरे पास हो जाएगी 1.5 फीट और 1.5 फीट। अगर हम रूम के सेंटर को ढूंढकर और टेबल के सेंटर को एक साथ रख दें तो उस सेंटर से हम एक्सटेंड कर देंगे 2.5 राइट में और 2.5 लेफ्ट में, 1.5 अपवर्ड और 1.5 डाउनवर्ड। जब ये डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी बाउंड्री खींच देंगे। तो आपके पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ टेबल। चलो सबसे पहले हम ढूंढते हैं डाइनिंग रूम का सेंटर। जो डाइनिंग रूम का सेंटर है आपके पास है, लेंथ है आपके पास है 18, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया है डाइनिंग रूम के बारे में। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट भी पहले करना है, फिर अपने सेकंड पार्ट करना है। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। तो सबसे पहले हम लेंथ का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ लेंथ, यानी कि पी ए का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम मिड पॉइंट ऑफ विड्थ ले लेते हैं, यानी कि हमने ली है यहाँ पर विड्थ आपके पास P और E है। आप A और F भी ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा, मिड पॉइंट ऑफ विड्थ यानी कि PE। तो ये आपके पास हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 आपके पास है -6 प्लस x2 आपके पास है 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास है -15 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्व करेंगे आपके पास -7.5 आ जाएगा। तो हमें 3 को ढूंढना है x के लिए और -7.5 ढूंढना है y के लिए, यानी कि x एक्सिस पे हमने ढूंढना है 3 आपका आ रहा है यहाँ पर, और y एक्सिस पे आपने ढूंढना है -7.5। तो -7.5 आपका आ रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों को मैं कर देता हूँ ज्वाइन, यानी कि एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इस लाइन को। मैं पूरी लाइन खींच देता हूँ आसानी के लिए, और मेरे पास है 7.5 यहाँ पर।
तो जो आपके पास सेंटर आया है, सेंटर आपके पास है यहाँ पर। तो अब हमें अब टेबल को बिल्कुल डाइनिंग रूम के सेंटर पे रखना है। तो टेबल का सेंटर और आपके डाइनिंग रूम का सेंटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए क्या है, आपने इस पॉइंट से 2.5 फीट इधर जाना है और इस पॉइंट से 2.5 फीट लेफ्ट में जाना है। तो ये मेरे पास आ गया है सेंटर। अब इसमें टेबल रख रहा हूँ मैं, टेबल रखने के लिए मुझे 2.5 राइट में जाना है। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया मेरे पास 0.5, एक मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर मुझे लेफ्ट में जाना है 1 2 और 0.5, तो ये मेरे पास आ गया एक और पॉइंट। नेक्स्ट अब मुझे अपवर्ड जाना है 1.5 फीट। तो 1.5 ये मेरे पास हो जाएगा हाफ और ये मेरे पास हो जाएगा हाफ और ये मेरे पास हो जाएगा फुल। यहाँ से हाफ और ये मेरे पास जाएगा फुल। ये मैंने 1.5 अपवर्ड गया, अब 1.5 डाउनवर्ड गया। अब मुझे इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। तो ये मैं कर देता हूँ ज्वाइंट। तो और भी बता देता हूँ आपको, जैसे ये मेरे पास टेबल है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो ये यहाँ तक आएगा और फिर ये मेरे पास यहाँ तक आएगा और फिर मेरे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ तक, फिर ये मेरे पास आएगा यहाँ तक। आसानी के लिए मुझे इन सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, फिर हम कर देंगे ड्रॉ। फिर मुझे इन जो कोऑर्डिनेट हैं इनका नाम भी रखना है। हम ए रख चुके हैं, बी रख चुके हैं, सी रख चुके हैं, डी रख चुके हैं, ई और एफ भी हम रख चुके हैं। तो इस पॉइंट मेरे को ले लेता हूँ जी। जी के बाद एच भी हम रख चुके हैं, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही था। फिर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं आई। फिर जे अभी तक क्वेश्चन में नहीं है और हमने रखा भी नहीं है। फिर हम ले लेते हैं के, ये मेरे पास हो जाएगा के पॉइंट। इनके हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y के लिए वैल्यू लिखते हैं। x मेरा इस पॉइंट पे हो जाएगा 0.5, तो ये मैं लिख दूंगा 0.5 कोमा y मेरे पास है यहाँ पर -9, तो यहाँ लिख दूंगा -9। फिर i के लिख लेते हैं। x मेरा है यहाँ पर 5.5 और y है मेरा यहाँ पर -9। फिर हम लिखते हैं j के पॉइंट को। j के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x आपके पास होगा 5.5, y आपके पास होगा -6। फिर लिखते हैं k के कोऑर्डिनेट्स, x आपके पास होगा 0.5, y आपके पास होगा -6। तो हमने टेबल के कोऑर्डिनेट भी लिख लिए हैं, यानी कि फिट ऑफ द टेबल, कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल, ये आपके पास टेबल की फिट है। अब मैं इनको कर देता हूँ ज्वाइन, आपका आंसर आ चुका है। तो ये है आपका टेबल। इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको लिखा गया था यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपने देखा कि सेंटीमीटर मेरा कहीं यूज नहीं हो रहा है। अगर मैं ग्राफ के ऊपर भी देखूं कि 1 यूनिट मेरे पास 1 सेंटीमीटर की है, ये हल्का सा इसमें
ये 1 यूनिट 1.5 के आसपास की है। तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सेंटीमीटर का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है फीट का। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट जो आपके पास ग्राफ के अंदर है, वह आपके पास 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट के है। ये कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है। आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि सर जो हमने स्केल यूज़ करना है वह 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट करना है कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपका कहीं भी इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपका होगा आंसर 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट।